हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड है। ये ऐसा टॉपिक है जो जो स्टडीज़ कर रहे हैं और जिसके सिलेबस में म्यूचुअल फंड है उसके तो काम का है ही, लेकिन जो स्टडीज़ नहीं भी कर रहे लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ समझना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, म्यूचुअल फंड के साथ साथ उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कौन रेगुलेट करता है, दैट इज सेबी अगर रेगुलेट करता है तो कौन कौन से रेगुलेशंस लगते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सबसे ईजी भाषा में समझाऊँ तो म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक टीचर जो ऑनलाइन अभी स्टडीज़ करवा रहा हूँ या टीचिंग करवा रहा हूँ, बराबर, तो मेरा पूरा ध्यान कहाँ पे रहता है, कैसे वीडियो बनाया जाए, कैसे समझाया जाए कि मेरे जो लिसनर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी टीचिंग ईजिली समझ में आ जाए। वैसे ही आप स्टूडेंट्स होंगे या आप मेरे लिसनर्स हैं तो आप भी अपने कुछ रूटीन प्रोफेशन में बिजी होंगे, सिंपल है। इन द सेम वे अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स भी अपने खुद के प्रोफेशन में बिजी होंगे, किसी का टेक्सटाइल का काम होगा, किसी का डायमंड का काम होगा, तो वो लोग अपने रूटीन काम में बिजी हैं। क्लियर है। हमारे पास, हमारे जैसे लोगों के पास अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम लोग स्क्रिप्ट्स या कोई शेयर है या कोई कंपनी है उसकी डिटेल्स को समझ सकें। सिंपल है। तो अगर मुझे अगर इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में या फिर मेरे को शेयर्स खरीदने हैं तो कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदूँ, कौन से कंपनी के शेयर्स ना खरीदूँ, उसको मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा और मुझे उसका क्लैरिटी भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद की रिसर्च कर सकूँ कि कौन सी कंपनी अच्छी है या कौन सी कंपनी बुरी है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मुझे नॉलेज बहुत है, लेकिन उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना कि हाँ भाई कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरे पास टाइम का कॉन्स्टेंट है तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी प्रोफेशनल पे रिलाई करूँगा कि वो मेरे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करे। सिंपल सी बात है। तो वहाँ पे आता है म्यूचुअल फंड पिक्चर में। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं जो सब जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, कलेक्ट कर दे। जैसे मैं हो गया तो मैं थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, वैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, अलग अलग सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करता है, उसका एक बड़ा सा पूल क्रिएट करता है और उस पैसे को कहीं पे प्रोफेशनली इन्वेस्ट कर देगा। कुछ पैसा वो शेयर्स में डालेगा, दैट इज स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज़ में, थोड़ा प्रेफरेंस में डालेगा, थोड़ा डिबेंचर्स में डालेगा, डेट फंड्स में डालेगा। इससे क्या होगा कि हमारा रिस्क क्या है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, दैट इज डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो में नहीं आएंगे। और क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनको पता रहता है या फिर उनके कुछ आइडिया होता है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका स्कोप ज़्यादा है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में, डेट ओरिएंटेड फंड्स में, किस में इन्वेस्ट करें। तो ये एक तरह से हमारे पैसे हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है और ऑफ कोर्स उसको थोड़ी सी कमीशन मिलती है क्योंकि वो हमको एक सर्विसेज दे रहा है। तो म्यूचुअल फंड का मीनिंग एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक ऐसे प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स होते हैं जो फंड्स इकट्ठा करते हैं, थोड़ा थोड़ा फंड सबसे इकट्ठा करते हैं, उसका एक बड़ा सा पूल क्रिएट करते हैं और वो पूल हमारे पैसों का वो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग स्कीम्स में, दैट इज कुछ इक्विटी में, कुछ प्रेफरेंस में, कुछ डिबेंचर में। ऑफकोर्स कहीं कहीं पे स्कीम्स में हमारे पास लिबर्टी भी होती है कि हम लोग खुद चूज कर सकें, हाँ भाई हम लोग को इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कोई हम लोग ऐसे बोल सकते हैं हमको डेट ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना है, अगर लेस रिस्क चाहिए तो वो हम लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन इक्विटी, पर्टिकुलर कौन सी इक्विटी में इन्वेस्ट होगा वो हम लोग चूज नहीं करते, वो हमारे बिहाफ पे प्रोफेशनल चूज करते हैं जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अभी यही चीज अभी आपको लिखी हुई दिखेगी, देखिएगा। म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट होता है दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, जो पैसा इकट्ठा करते हैं अलग अलग इन्वेस्टर से, हु शेयर्स अ कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव कॉमन ही होता है कि उनको पैसा कमाना है और इन्वेस्ट करना है कहाँ पे, इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, अदर सिक्योरिटीज़ में। तो कहने का मतलब एक ट्रस्ट है जो पैसा इकट्ठा करता है ऐसे इन्वेस्टर्स से जिनको पैसे कमाने हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं हमारे बिहाफ पे, दैट इज इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, कहाँ पे, इक्विटीज़ में, बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, इन सब के कॉम्बिनेशन में कर सकता है ताकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क इजीली हो सके। दिस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द इन्वेस्टर्स आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस, और जो अपने एक्सपेंसेस, जो भी प्रॉफिट कमाता है अपने खुद के एक्सपेंसेस काट के वो हम लोग को वापस दे देता है, रिस्क इन्वेस्टर्स को वापस दे देता है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का मीनिंग। आपको मीनिंग क्लियर हो गया तो हम लोग उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो एडवांटेज में सबसे पहले आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया, सिंपल सी बात है, अगर आप बीमार होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल है
आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। आप किसी भी अनपढ़ इंसान के पास नहीं चला जाएगा। कई बार ऐसा होता था पुराने ज़माने में कि कोई तांत्रिक के पास चला गया, बीमार हो गया, ले तांत्रिक के पास चला गया, वो ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है। आज के डेट में मेडिसिन से या मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उतना, या मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट्स इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमको पता है कि हम लोग को ठीक करने के लिए या कोई भी बॉडी को ठीक करने के लिए क्या ज़रूरत है, हम लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं। द सेम वे अभी कोविड आया था तो बहुत सारे लोग क्लेम करते थे कि हमारे पास सुपर पावर्स, हम कोविड को भगा देंगे। एट द एंड ऑफ द डे क्या काम आया? वैक्सीन ही काम आई। दैट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि अगर हम लोग इन्वेस्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारे पैसे कौन मैनेज करे? तो प्रोफेशनल लोग मैनेज करें जिसके पास नॉलेज है BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स के बारे में, PE रेशियो के बारे में, इन्वेस्टमेंट ऑन डेट इक्विटी रेशियो के बारे में एंड सो ऑन। सारे रेशियोज़ का उनका नॉलेज है, उनको सेंटिमेंट्स मार्केट के पता है, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट होगा। इसलिए म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमारे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दूसरा अगर आप देखोगे तो डाइवर्सिफिकेशन। मैंने अभी आपको बताया कोई भी म्यूचुअल फंड किसी भी एक ही जगह पे सारा का सारा पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपने सुना है, अगर नेवर ले ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। बस सेम फंडामेंटल्स पे म्यूचुअल फंड भी काम करता है। वो सारा का सारा पैसा किसी भी एक फंड में नहीं डाल देगा या नहीं इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि एक फंड अगर उठ गया तो पूरा म्यूचुअल फंड या सारे का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो वो पैसा किसका है? पब्लिक का है या इन्वेस्टर्स का है? तो म्यूचुअल फंड उसको मैनेज करता है, तो वो मैनेज करने के लिए रिस्क को कम करने की कोशिश करेगा। रिस्क को कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक स्क्रिप्ट में सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। म्यूचुअल फंड भी यही करता है, वो रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है, डिवाइड कर देता है, अलग अलग जगह पे ऐसे थोड़ा पैसा डालता है ताकि अगर कभी फ्यूचर में एक स्क्रिप्ट खराब हो भी जाती है, एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट गलत हो भी जाता है, तो बाकी सारे सोर्स ऑफ इन्वेस्टर्स को कवर कर सके। उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा आता है कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आपको पता हो तो आज के डेट में बहुत सारी ऐड भी आती है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। ऐसे आपने सचिन की ऐड देखी होगी, ये सब ये ऐड देता रहता है कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म में सही है। शॉर्ट टर्म में अगर आप उम्मीद करो कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ स्कीम्स या फ्रॉड या स्कैम्स ही होते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारा पैसों का बराबर से एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करें कि हमारा पैसा कौन सी स्कीम में लगा हुआ है, कौन सी डेट ओरिएंटेड मतलब स्कीम में लगाया है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क लेना है, उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का डिसाइड कर सकते हैं। तो आप खुद भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, लेकिन मेरे को इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में या फिर मेरे को लॉक इन फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो एंड सो ऑन। कहने का मतलब क्या है, हम लोग खुद भी एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ के भूल जाना चाहिए। तो टाइम टू टाइम देखना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि हाँ ये स्कीम या ये जो स्कीम है या फिर जो पर्टिकुलर फंड है वो काम नहीं कर रहा है या इतना रिटर्न नहीं दे रहा एक्सपेक्टेड, तो हम लोग डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये कन्वीनियंट है, हम लोग अपने आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता नहीं, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो सेबी के क्या पोर्टफोलियो से या प्रोफाइल से आप कर सकते हैं, या उसके क्या बोलते हैं डैशबोर्ड से भी आप मैनेज कर सकते हैं। अपने खुद के डैशबोर्ड क्रिएट करके, ऑफ कोर्स सेबी का डैशबोर्ड आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका खुद का डैशबोर्ड क्रिएट होता है, उससे आप कर सकते हो ऑफ कोर्स सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से। रिटर्न पोटेंशियल, हमेशा रिटर्न देखो, पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड ना स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट है। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा जा रहा है, अच्छा इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा काम करेगा, तो हमारा रिटर्न भी हमारे को अच्छा ही मिलेगा, म्यूचुअल फंड भी। ऑफ कोर्स अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग रिटर्न्स हो सकता है। कौन सी स्कीम सेलेक्ट की है, उसमें कौन से कहाँ पे रिटर्न उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ऑफ कोर्स आपने सुना ही होगा सब क्या, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द प्रोस्पेक्टस वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वो फटाफट इसलिए बोल जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं कि कल को आपको लॉसेस हो गए तो आप उसको जवाबदार ठहराओ कि आपने तो बोला था कि हम लोग प्रोफेशनल है, ये है वो है। तो हर एक प्रोफेशनल आपको अच्छा ही करके देगा, कोई गारंटी नहीं होती है। ऑफ कोर्स रिटर्न पोटेंशियल अच्छा होता है। अगर आप सेविंग अकाउंट में या एफडी करवा रहे हो तो ऑफ कोर्स सेविंग अकाउंट से या एफडी से तो ज़्यादा रिटर्न मिलता ही है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रिटर्न पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि स्टॉक मार्केट अगर अच्छी जाएगी तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड भी ग्रो करने वाला ही है। लो कॉस्ट, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी आपने नाम सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। दैट इज़ मेरे को सेविंग्स करनी है तो मैं एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ। एसआईपी कैन स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 100 रुपीज़ पर मंथ, मतलब मैं 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से एसआईपी स्टार्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। हर महीने मेरे अकाउंट से 100 रुपये कट जाएंगे। सब कुछ वाइट का होता है, इसमें ब्लैक मनी चलता नहीं है, इसलिए कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, हर एक बैंक ट्रांजैक्शन होगा। इसलिए गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड से बहुत खुश रहती है कि हाँ भाई सब कुछ हमारी ट्रांसपेरेंसी हो रही है, कुछ भी ब्लैक मनी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स नहीं होते हैं।
लो कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग बहुत कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत सारी प्रोसेसिंग फीस लगती नहीं है। म्यूचुअल फंड जो एजेंसी होती है वो बहुत नॉमिनल चार्ज करती है, बहुत लो कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा खर्चे या ब्रोकरेज में पैसा जाता नहीं है। आगे लिक्विडिटी, अच्छा ये बहुत अच्छी खासियत है कि म्यूचुअल फंड में जब हमको पैसे चाहिए हमको वापस मिल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो कल को प्रॉपर्टी अगर आपको बेचनी है तो आपको इजीली प्रॉपर्टी का पैसा मिल जाएगा, सब ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उस समय उस प्रॉपर्टी की डिमांड ना हो तो प्रॉपर्टी बिकती ही नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक काम हो जाता है कि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, म्यूचुअल फंड बिकता नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हो सकता है आपके जो स्कीम है उसकी प्राइस उस समय कम चल रही हो लेकिन बिक तो जाएगा ही। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या, जब मेरे को अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है और मेरे को मिल नहीं रहा है। लिक्विडिटी होती है जब हम लोग चाहें तब म्यूचुअल फंड को क्लोज करा सकते हैं या स्टॉप करा सकते हैं और पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है म्यूचुअल फंड में। ऑफकोर्स कुछ क्लोज एंड फंड्स भी होते हैं, जैसे लॉक इन पीरियड वाले फंड्स होते हैं, उसमें लिक्विडिटी नहीं होती पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक, उसके बाद लेकिन उसमें रिटर्न ज़्यादा होता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि हमको पता होता है हमने फंड्स कौन से लिए हैं। अगर इक्विटी ओरिएंटेड, अगर हम लोग थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में। तो हमको पता होगा कि हमारा फंड्स जो है वो कहाँ पे इन्वेस्टेड है, कौन सी स्कीम में इन्वेस्टेड है और उसका भाव क्या चल रहा है आज की डेट। मतलब मैं जितना भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ मेरे को आज की डेट में कितना है उसका तो उसी समय मेरे को मालूम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ब्रोकर को पूछना पड़ेगा, हाँ जी बताइए क्या रेट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ऑनलाइन जाके खुद चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न कितना है म्यूचुअल फंड में। वैसे ही रोज का रोज मैं चेक करना तो रोज का रोज बदलता रहता है, रोज का रोज हम लोग चेक कर सकते हैं। दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ऐसा नहीं कि हमसे कुछ छुपाया जाएगा, मैंने बोला था इसको तो ब्रोकर ने कुछ और ले लिया, ये ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि इतनी सारी ट्रांसपेरेंसी कि हम लोग खुद ही चेक कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बताया, मैं अगर अभी बहुत ज़्यादा देखो ये ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम होती जाती है। जब आप बहुत यंग होते हैं तब, जैसे मैं बहुत यंग था तो आई वॉज इन माई स्कूल डेज, तभी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। तो मैं बहुत सोचता नहीं था, मैं इन्वेस्ट कर देता था, नुकसान तो नुकसान, क्योंकि आई वॉज रेडी टू टेक रिस्क। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है हम लोग को समझ में आता है कि नहीं ये हार्ड अर्न मनी है, इसका रिस्क इतना ज़्यादा नहीं ले सकते, तो हमारी रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो एज के साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती है। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग का अभी पैसा है, अभी रिस्क लेना है तो मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन हो सकता है मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं लग रही हो कि इक्विटी इतना वर्क नहीं कर रहा हो, तो मैं चाहूँ तो उस फंड्स को कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, उस पैसे को कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, डेट फंड में। तो इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है म्यूचुअल फंड। क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने हिसाब से अपने फंड्स को चूज कर सकते हो, उसको स्विच कर सकते हो फ्रॉम इक्विटी टू डेट ओरिएंटेड फंड्स, डेट टू इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड सो ऑन। एंड फ्लेक्सी फंड्स भी आ गए, गोल्ड बॉन्ड्स भी आ गए, तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली गोल्ड में नहीं, गोल्ड के बॉन्ड्स के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपको म्यूचुअल फंड देता है। चॉइस ऑफ स्कीम्स मैंने अभी आपको बताया, हमारे हाथ में है कि हम लोग को कौन सी स्कीम चूज़ करनी है म्यूचुअल फंड में। कोई हमको कंपेल नहीं कर सकता कि ऐसा ही करना चाहिए। तो स्कीम्स हम लोग अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वेल रेगुलेटेड मैंने आपको बताया कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। बीएसई एनएसई सब इसके कंट्रोल में ही होते हैं, इसलिए सेबी इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एफोर्डेबिलिटी मैंने अभी आपको बताया बहुत एफोर्डेबल है। आप कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपीज़ या एसआईपीज़ में इन्वेस्ट करना हो, वो भी म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो भी म्यूचुअल फंड में ही होते हैं। तो उसमें 100 रुपीज़ से पर मंथ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इट्स वेरी अफोर्डेबल, कोई भी कर सकता है। जिसको भी सेविंग हैबिट कल्टीवेट करनी है अपने अंदर वो एसआईपी स्टार्ट कर सकता है, ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा रिटर्न भी देते हैं और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं। क्लियर है? ये क्या था हमारा, ये था एडवांटेजेस। आगे बढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। ऑफ कोर्स कुछ फ़ायदे होते हैं, तो हर एक चीज़ के फ़ायदे होंगे तो उसके नुकसान भी होंगे। जैसे है टैक्स इश्यूज़, इनकम टैक्स लगता ही है। जो प्रॉफिट हम लोग म्यूचुअल फंड में कमाते हैं उस पर टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स फ्री इनकम नहीं है, पहले हुआ करती थी टैक्स फ्री इनकम, पर आज की डेट में टैक्स फ्री नहीं है। म्यूचुअल फंड पे जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे उस पर टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों लगते हैं। दूसरा, लैक ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस। अब क्या होता है कि हम लोग को पता ही नहीं होता, जैसे हम लोग बहुत एजुकेटेड हैं या हम लोगों ने थोड़ी सी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त की है, तो हम लोग को पता होता है स्टॉक मार्केट होता क्या है, म्यूचुअल फंड होते क्या है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में आइडिया नहीं है। उसके लिए मेरे जैसे लोग अभी आपको एजुकेट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड सब
जिसके पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन इन द सेंस जिसके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन का मतलब फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा मैं, 12th पास या कॉलेज पास या सीए बन गया उसका मतलब एजुकेटेड हो गया उसकी बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत सारी है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको हमेशा डर रहेगा कि हमारे पैसे उठ तो नहीं जाएंगे, तो वो लोग जनरली रिफ्रेन करते हैं, वो लोग जनरली नहीं इन्वेस्ट करते किसमें, म्यूचुअल फंड में। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो सकता है आप म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट्स ना कमा पाओ या फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा रिस्की लगे। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मम्मी की बात करते हैं, वो बोलते हैं म्यूचुअल फंड ये सब में पैसा इन्वेस्ट नहीं करने का, वो सिर्फ एक ही बोलते हैं कि कोई भी चीज़ हो गोल्ड खरीदो। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से गोल्ड सबसे बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो, बट मुझे गोल्ड का शौक नहीं है, तो मैं इन्वेस्ट कहाँ पे करता हूँ, म्यूचुअल फंड में, जो हो सकता है मेरे काउंटर पार्ट्स या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स को समझ में ना आए। तो ज़रूरी क्या है, इन्वेस्टर की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो देखना ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, उसका रिटर्न कितना है वो देखना ज़रूरी है। अगर उसके बिना ये सब इन्वेस्टमेंट करें तो लॉसेस हो भी सकते हैं, और लॉसेस कभी नहीं होते अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में अगर आप बोलेंगे कि एक साल में मेरे को पैसा वापस चाहिए और डबल करके चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये हायर एक्सपेक्टेशन रखना बंद करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड से। तीसरा, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, और रिटर्न कोई फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी कभी म्यूचुअल फंड जब मार्केट बहुत अच्छा करते हैं तो म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तो म्यूचुअल फंड भी क्रैश होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से मार्केट से रिलेटेड है। मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको वापस बता रहा हूँ, ऐसा आपने एडवर्टीजमेंट में सुना ही होगा क्या, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसा आपको फटाफट वो लोग बोल जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये मार्केट से जुड़ा हुआ फंड है, मार्केट ऊपर जाएगा तो म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाएगा, मार्केट गिरेगा तो म्यूचुअल फंड के प्राइजेस भी गिरते ही हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी मेरा फंड नीचे जाएगा, या फिर मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा फंड ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज रेगुलेटेड बाय सेबी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट तो रहता ही है। सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, बहुत सारी फॉरेन मार्केट का भी इन्फ्लुएंस हमारे मार्केट के ऊपर पड़ता है। सिंपल है, इंटरनेशनल रिलेशन, कोविड आ गया था उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा था हमारे BSE NSE पे एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें का इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए रिटर्न कभी भी स्टेबल नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कभी नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो रिस्क फैक्टर हमेशा ध्यान में रखने का ही। आगे, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कई बार लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिफाई कर देते हैं। डाइवर्सिफाई कर देते हैं मतलब अपने पैसों को कुछ ज़्यादा ही अलग अलग स्कीमों में बांट दिया। अगर ज़्यादा स्कीम में बांट दिया तो रिस्क तो कम हो गया, लेकिन रिटर्न भी कम होता है। आपको पता ही है, रिस्क और रिटर्न साथ में चलते हैं। रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। तो अगर आप ओवर डाइवर्सिफाई कर दोगे, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए ताकि रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिफाई कर दोगे तो रिस्क इतना कम हो जाएगा कि रिटर्न भी कम हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी हो तो रॉबर्ट कायोस्की ने बोला था कि ऑलवेज इन्वेस्ट ऑल योर एग्स इन फ्यू बास्केट। मतलब उनका एक खतरनाक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कि अपने सारे पैसे फ्यू बास्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज फ्यू स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो ज़रूर मानते हैं नेवर ले ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। वो ऐसा मानते हैं कि सारा पैसा एक ही स्किप में मत डाल दो, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट में डालो जो जिस पे आप वॉच रख सकते हो। तो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑल योर एग्स इन फ्यू बास्केट। इससे क्या होगा कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो उसके रिस्क बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, लेकिन रिस्क भी कम नहीं होगा तो साथ में रिटर्न भी कम नहीं होगा, तो प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़िएगा। रॉबर्ट कायोस्की की बुक है, अच्छी बुक लिखी गई है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप सम अप कर सकें तो बहुत इजी है सब पढ़ने के लिए। अगर आपने मेरी बुक नहीं पढ़ी तो वो भी पढ़ सकते हो, वो लव स्टोरी है वैसे। कैन यू फॉरगेट योर फर्स्ट लव। आगे, हाई कॉस्ट एंड रिस्क। अब देखिए, ये एक और टॉपिक पे अगर वापस आ जाएं तो हाई कॉस्ट और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड अपनी कमीशन चार्ज करती है। वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि म्यूचुअल फंड कोई भी जो कंपनी होती है वो फ्री में तो सर्विस तो देती है नहीं है। तो म्यूचुअल फंड ऑफकोर्स अपनी कमीशन चार्ज करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट कमा के देती है तभी कमीशन चार्ज करती है। देखिए, अगर आप मेरे को 100 रुपये कमा के दे रहे हो और उसमें से 10 रुपये आप ले रहे हो और मेरे को 90 हाथ में मिल रहे हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने मेरे को 100 में कमा के दी, उसमें से मैं 10 आपको दे रहा हूँ।
लेकिन जब आप गवा के दे रहे हो, दैट इज मेरा पैसा डूब रहा है, उसमें भी अगर कमीशन चार्ज करोगे तो मुझे दुख होगी। एक तो तूने मेरा पैसा डुबा दिया, उसमें भी तू कमीशन चार्ज करेगा, तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम होती है। तो म्यूचुअल फंड यही करता है कि म्यूचुअल फंड प्रॉफिट्स में तो कमीशन चार्ज करता है, लेकिन जब लॉसेज होते हैं तभी भी वो कमीशन तो चार्ज करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हाई कॉस्ट है, बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इज कॉस्टली एंड रिस्की एज वेल। तो म्यूचुअल फंड जब कमीशन चार्ज करता है लॉसेस के टाइम पे भी, तब प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस थे किसके, म्यूचुअल फंड्स के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेगुलेशंस। रेगुलेशन ऑफ सेबी इन म्यूचुअल फंड, ये बहुत इजी सा आंसर है, लेकिन इसमें आपको समझने से ज़्यादा पढ़ने जैसा है। तो पहला, म्यूचुअल फंड शैल बी ऑथराइज बाय बिजनेस ऑफ सेबी, मैंने आपको बताया सेबी रेगुलेट करता है इंडिया में म्यूचुअल फंड्स। दूसरा, म्यूचुअल फंड शैल बी स्पॉन्सर्ड बाय रजिस्टर्ड कंपनीज विद साउंड पॉलिसीज जनरेटिंग रेपुटेशन एंड फेयरनेस। कहने का मतलब कोई भी कंपनी अपना म्यूचुअल फंड नहीं डाल सकती। फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला ने अपना म्यूचुअल फंड डाला हुआ है, वैसे ही भारती ने डाला हुआ है, रिलायंस ने डाला हुआ है, टाटा एज ने डाला है, टाटा की सब कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ऐसी कंपनी डाल सकती है जिसकी साउंड पॉलिसीज हो, जनरल रेपुटेशन हो, फेयरनेस की, तो वो म्यूचुअल फंड इशू कर सकती है। म्यूचुअल फंड शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट लगता है म्यूचुअल फंड के ऊपर, कौन सा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। चौथा, म्यूचुअल फंड शैल बी ऑपरेटेड बाय सेपरेटली एस्टैब्लिश्ड बाय एसेट में एएमसी, इसको एएमसी बोलते हैं, मतलब आपको पहले एक कोई भी कंपनी है उसको एएमसी क्रिएट करना पड़ेगा। एएमसी इज नथिंग बट एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो सेबी चेक करेगा, सेबी चेक करने का उसको सही लगेगा तो वो ऑथराइजेशन देगा, अगर ऑथराइजेशन मिला है तो ही वो म्यूचुअल फंड इशू कर सकते हैं। एएमसी कैन नॉट एक्ट एज अ ट्रस्टी, और एएमसी खुद अपनी कंपनी के ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड शैल यूज द सर्विस ऑफ कस्टोडियन रजिस्टर्ड बाय सेबी, और कस्टोडियन मतलब क्या होता है कि हाँ भाई कस्टडी में आपको कुछ सिक्योरिटी सेबी के पास रखनी पड़ती है कि हाँ भाई कल को कुछ भी ऊंच नीच होती है तो सेबी हमेशा इन्वेस्टर्स के पैसों को प्रोटेक्टेड रखना चाहती है। तो जैसे बैंकों के पास वो रखती है कि हाँ भाई मार्जिन मनी रखना पड़ेगा या सीआरआर रखना पड़ेगा, एसएलआर रखना पड़ेगा, वैसे ही म्यूचुअल फंड के केस में सेबी जो होती है वो कस्टोडियन रजिस्टर करवाती है कि हाँ भाई इसकी कस्टडी में पैसा इतना जमा रहेगा ताकि कल को कोई ऊंच नीच हो जाती तो इन्वेस्टर का पैसा पूरी तरह से डूब नहीं जाना चाहिए। कस्टोडियन शैल बी टोटली डीलिंग विद एएमसी, और एएमसी से उसका कोई रिश्ता होना नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड कैन स्टार्ट एंड ऑपरेट बोथ क्लोज्ड एंड, अब दोनों स्कीम्स होती है, मैंने आपको बताया क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स भी होती है, ओपन एंडेड स्कीम्स भी होती है। क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स मतलब जहाँ पे लॉक इन पीरियड्स होते हैं, हम लोग उसको इतने पीरियड से पहले हम लोग उसको तोड़ नहीं सकते या फिर पैसा वापस ले नहीं सकते। ओपन एंड स्कीम में हम लोग स्विच भी कर सकते हैं और जब चाहे तब पैसे वापस मिल भी सकते हैं। म्यूचुअल फंड शैल प्रोवाइड कंटिन्यू लिक्विडिटी, मैंने आपको बताया लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब हमको पैसा चाहिए हम लोग अपने स्कीम्स को बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। क्लोज एंड स्कीम हैव टू बी लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, कहने का मतलब अगर आपको क्लोज एंडेड स्कीम लिस्ट करनी है तो वो लिस्टेड होनी चाहिए एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है बीएसई एनएसई में लिस्टेड होनी चाहिए, तो ही हम लोग क्लोज एंडेड स्कीम इशू कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की सर्विस दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट ओनली इन ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज इधर इन द मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट। मैंने अभी आपको बताया कि म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कहाँ पे करता है, स्टॉक मार्केट में, अलग अलग स्टॉक्स में, थोड़ा शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर, लेकिन मार्केट में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो मनी मार्केट हो, इसमें ही इन्वेस्ट कर सकता है। ऑल म्यूचुअल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट विद कोड ऑफ एथिक्स, अपने कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं एथिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो लीगल होती है और इलीगल होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो लीगल तो है लेकिन फिर भी वो अनएथिकल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए स्मोकिंग अनएथिकल है, इवन दो इट इज़ लीगल, स्मोकिंग करना इंडिया में लीगल है लेकिन मेरे लिए क्या है वो अनएथिकल है, तो वो इलीगल नहीं है लेकिन अनएथिकल है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड को भी कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो उनके हिसाब से अनएथिकल चीज़ है वो नहीं करना चाहिए। और अनएथिकल मतलब ऐसी चीज़ जो आप, जैसे आपने कोई ऐड देखी होगी कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालो आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, ऐसे आपको स्कीम आती है, तो ऐड टीवी पे ऐड दिखाते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसी सब पागल जैसी बातों पे मत आइएगा। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड आपके पैसे डबल कर देगा, 3 गुना कर देगा, 10 गुना कर देगा, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड सही है लेकिन वो सिर्फ लॉन्ग टर्म में सही है। वो बोलते हैं कितना टाइम तो दीजिए, सचिन तेंदुलकर एम एस धोनी दोनों की ऐड आती है, म्यूचुअल फंड सही है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सही है। अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से आपके पैसे 2 दिन में डबल हो जाएंगे, 3 दिन में डबल हो जाएंगे, तो ऐसी सब बातों में नहीं आना चाहिए। तो वही बोला है कि कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही सेबी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकती कि आप इन्वेस्टमेंट करो आपके पैसे 3 दिन में डबल हो जाएंगे, ऐसी जो इनअप्रोप्रिएट ऐड है या अनएथिकल ऐड है वो दिखाना सही नहीं होता है। तो वही कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं हर एक म्यूचुअल फंड को। सेबी तो नहीं दिखाएगी ऑफकोर्स, वैसे कोई म्यूचुअल फंड कंपनी खुद के एडवर्टीजमेंट में भी ऐसा नहीं बोल सकती कि आपके इतने दिन में पैसे डबल हो जाएंगे या पैसे बढ़ जाएंगे, कोई कमिटमेंट नहीं हो सकता।
सेबी हैज अ क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आपको पहले से बताना पड़ेगा लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है। लार्ज कैप मतलब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जिसका कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। मिड कैप मतलब मीडियम साइज की कंपनी, और स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स हैव टू लॉक इन। अब सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती है जो बोलते कि इतने टाइम में इतना पैसा मिल जाएगा, तो वो तभी दे सकते हैं जब लॉक इन पीरियड हो। जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, फिक्स डिपॉजिट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से पता होता है, तो वो पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं कितने साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन वो ऐसा जरूर बोलेंगे कि 9 साल में अगर आपके पैसे डबल होंगे तो 9 साल तक आप अपने पैसे निकाल नहीं सकते। तो आपके पैसे आपके ही हैं, लेकिन वो लॉक्ड रहेंगे 9 साल तक। किसके पास? बैंक के पास। तो लॉक इन का मतलब ये होता है कि अगर आप सोल्यूशन दे रहे हो कि हाँ भाई इतने टाइम में पैसा इतना मिलेगा ही मिलेगा, पहले से आप गारंटी या एश्योरिटी दे रहे हो, तो उसको लॉक इन पीरियड होना जरूरी है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते, तो ही उसका मतलब लॉक इन है, और तभी आप एश्योरिटी दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। और लास्ट में इट इज सजेस्टेड टू इन्वेस्टर दैट बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू रीड द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। वही आ गया कि ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। सेबी बार बार डिस्क्लेम करती है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो इसका मतलब यही है कि इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करेगा उसको देखना जरूरी है कि वो पहले डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़े, उसके बाद ही अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करे, कि मार्केट रिस्क तो रहने वाला ही है। मुझे उम्मीद है आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा। क्या होता है म्यूचुअल फंड्स, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज या लूप होल्स हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से, वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।